चलो बेटा अब फास्ट सुनना जरा, क्योंकि काफी बातें हो चुकी है। तो फ्लैटफॉर्म जो दिख रहा है हमें सामने, वो एक ग्रुप रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म दिख रहा है, तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास को। बट कॉमन चीज है कि तीनों की बॉडी जो है वो आपको फ्लैटेंड दिख रही है। ओके, तो फ्लैटी मीन्स फ्लैट, हेलमिंथ मीन्स फॉर्म। अब देखो आप यहाँ पे फोकस करना, तो आपको उसका थिकनेस बहुत कम दिखेगा, थिकनेस नहीं दिख रहा, दैट इज फ्लैटेंड। ओके, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों को एकदम आसपास है, बहुत कम इनके बीच में गैप है, तो रिबन जैसा दिख रहा है आपको। ओके, दैट्स व्हाई इट इज फ्लैटेंड प्लेटफॉर्म। ये फ्री लिविंग है, टेनेरिया का भाई। ओके, ये पैरासिटिक है। ओके, अब ये इतना भयंकर क्यों दिख रहा है, लेकिन ये इससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये खुद को बचाता है। दिस इज एडॉप्टेशन। ओके, ये एडॉप्टेशन है। टेप वर्म इसी के अकॉर्डिंग, ये उसके सकर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही वो हमारी जो गट की लाइनिंग है, गट में देखो लाइनिंग, जब हम गट पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। एक आउटर हो जाएगा ये वाला जो हमारी सिलोम की तरफ है, एक इनर वाली होगी। इसको किससे डील करना है, इनर वाली, गट के अंदर। ओके, तो इस लाइनिंग पे भाई तुमने गटगट गटगट पानी लिया, उससे ये गायब ना हो जाए, ये बाहर ना आ जाए, तो इसको एडॉप्टेशन है, इसके पास सकर्स है, जिस वजह से ये हमारी एंडोथीलियम लेयर में सब करके बैठा हुआ। अभी हम दिखाते हैं और इमेज वगैरह। ओके, ये मेडिकल स्टूडेंट है, निकला होगा किसी पेशेंट से, अप्रोक्सीमेटली 56 फीट लंबा है। समझ में आना है? तो फ्लैट, warm, dorsally ventral, flattened, leaf-like, ribbon-like, hence are called flatworm. They are mostly endoparasite, found in animals including human being, but some are free-living. Free-living होगा तो aquatic हो. Study of worms causing parasitic infestation, disease cause करना, parasitic survival और किस तरीके से उसकी साइकिल में, एक्चुअली पैरासाइट को ये नहीं पता होता कि वो हमें डिजीज कॉज कर रहा है, उसकी अपनी लाइफ साइकिल ही हमारे बिना नहीं कंप्लीट हो सकती। उसका तो काम है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने को सरवाइव करने के लिए धरती पे है, अपनी नई पीढ़ी बनाने के लिए धरती पे सस्टेन कर रहा है, तो उसने अपनी नई पीढ़ी बनाने के लिए, अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ एडॉप्टेशन कर, तो ये रिलेशनशिप बन गया। बिना होस्ट के पैरासाइट नहीं रह सकता। ओके, अब बिना पैरासाइट के होस्ट रह सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, दवाएं लेते हैं और उनके अगेंस्ट में डिवॉर्मिंग कर लेते हैं। समझ में आया? तो होस्ट पैरासाइटिक इंटरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज प्लस नेगेटिव, इसको इसकी जरूरत नहीं है। सिम्बियोसिस में दोनों को एक दूसरे की जरूरत, यहाँ जरूरत नहीं है, ये बेनिफिटेड है, ये इसको हार्म पहुंचा के जा रहा है। क्लियर? Parasitic infestation in human is called helminthology. Body is bilateral symmetry and body organization is organ or organ system grade, difference organ को देना. Triploblastic, ectoderm, endoderm, mesoderm. Locomotory organs are absent. ओके, मसल साइन, अभी कोई हाथ पैर पंख नहीं आए हैं उसके, तो लोकोमोशन नहीं कर रहा है। लोकोमोशन किसके थ्रू कर रहा है, मसल्स के थ्रू कर रहा है, अभी बात करेंगे उसको। Locomotory organs are absent in these animals, but adhesive organs like sucker and hook. Okay, ये जैसे आपको दिख रहा था, this is hook and ये sucker। वो बहुत जूम करके इमेज लिया हुआ इसलिए आपको डराना दे। Are present in parasitic form। अब इसकी नीड्स लिविंग वाले को है नहीं, समझो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। सकर और हुक की नीड लिविंग वाले को तो नहीं है, जो फ्री लिविंग है, जो पानी में रह रहा है, उसको तो नहीं है, तो ये किसमें डेवलप होंगे, पैरासिटिक में। ओके, तो एंडोपैरासाइट जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होंगे उसमें सकर और हुक का फॉर्मेशन दिखेगा। एपिडर्मिस सेलुलर और सिंसिशियल, समटाइम्स सिलिएटेड। सिंसिशियल कंडीशन क्या होती है, सिंसिशियल, सिंसिशियम, मल्टीन्यूक्लिएटेड। ओके, मल्टीन्यूक्लिएटेड,
तो एपिडर्मिस सेलुलर है और सिंसिशियल है, मतलब टिश्यू लेवल का तो है ये ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो क्या है, सेल सेल आपस में फ्यूज हो गई, तो इसका 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 तीनों का न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड एक बड़ी सी सेल बन गई। ओके, on the body wall of parasitic animals a thick cuticle is present, that is tegument. टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जब आप अपने बॉडी में जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो एक सिस्टम और होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसमें सारे कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आ जाते हैं कि लेयर कैसी है, टिश्यू कैसा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो अभी यहाँ पे टेगुमेंट का फॉर्मेशन हुआ है बाहर की तरफ, इसलिए टेगुमेंट बोल रहे हैं। ओके, क्यूटिकल की लेयर आ गई एपिडर्मिस के ऊपर, ये उसकी एडॉप्टेशन है फॉर सर्वाइवल ऑफ सराउंडिंग्स इनसाइड द होस्ट, जो एंजाइमेटिक जो पीएच है उस कंडीशन में उसको सर्वाइवल दे। थिक क्यूटिकल प्रोटेक्शन कर रही है द पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट, जिस भी होस्ट के अंदर है बेटा वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम चल रहे होंगे, क्योंकि ये कहाँ है, गट में। ओके, बॉडी इज अनसेगमेंटेड इन प्लेनेरिया एंड फैसियोला, ठीक है, फैसियोला लीवर फ्लूक होता है, एंड स्ट्रोबुलेटेड। अब टर्म ध्यान रखो, स्ट्रिबलाई एक सेगमेंट, ओके, एक सेगमेंट। जब हम बोल रहे हैं टेपवर्म इज सेगमेंटेड, ये हम डिटेल में टेपवर्म में बताएंगे, क्योंकि यहाँ हमें एनिमल पढ़ने होंगे। ओके, तो एक एक क्या हो गया, जब आपने ट्रू में बोला तो उसको आपने बोला था मेटामेयर, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस के केस में उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबुलाई। एक्सटर्नली सेगमेंटेशन है, इंटरनली बॉडी के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं स्ट्रोबुलेटेड बॉडी। किसमें देखी जाएगी, टीनिया, सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस दे रहा है एंड टीनिया सोलियम अलग से दे रहा है, सुनो ध्यान से, प्लेटीहेल्मिन्थेस दे दिया एक ऑप्शन में और एक ऑप्शन में टीनिया सोलियम दिया, करेक्ट ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनिया सोलियम। इज इट क्लियर? है बच्चे, समझ में आया? Below the muscles in the body wall are mesodermal. सबसे पहले मसल्स इन्हीं में आए, ओके, मसल्स आए तो मस्कुलर मूवमेंट को ये शो करेंगे। मसल्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना, मसल्स ही हम लोगों की मूव करा रही है। लोकोमोटरी ऑर्गन में स्केलेटन का रोल मस्कुलर मूवमेंट पे डिपेंडेंट है। बोन तो है ही, बोन ने स्केलेटन बनाया, लेकिन अगर मसल्स उसको मूव नहीं कराएगी तो वो मूव नहीं होगा, और ये सब अंडर द नर्वस सिस्टम है। क्लियर बच्चा? तो मसल्स फॉर्म हुई है, मसल्स किस लेयर से होगी, मेसोडर्मल लेयर, एम्ब्रियोनिक स्टेज की मेसोडर्मल लेयर से फॉर्म हुई है। बेलो द एपिडर्मिस, मसल्स नीचे रहेंगी, तो एपिडर्मिस के नीचे, एपी मतलब सबसे ऊपर वाला, जिसको क्यूटिकल की कवरिंग देगी। लॉन्गिट्यूजनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल, लॉन्गिट्यूजनल, सर्कुलर, ठीक है, देखो उसकी बॉडी को अगर हम चारों तरफ से करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, डॉर्सल वेंट्रल साइड से, ओके, सर्कल बनेगा ना। हालांकि ये फ्लैटेंड है तो ये सर्कल थोड़ा सा आपका ऐसे बनेगा, लेकिन कुछ तो थिकनेस होगी ना उस फ्लैट की। डॉर्सल वेंट्रल सरफेस जब अलग है और अंदर देख रहे हो कि जा रहा है, सिस्टम है, डाइजेस्टिव बन रहा है, वहां पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, अंदर नर्वस सिस्टम की जगह है, तो कैसा है ना, रिजिड स्ट्रक्चर है। हॉलो कैविटी अभी नहीं बनी, सिलोम नहीं बना, लेकिन ऑर्गन बन गया। इज इट क्लियर? तो सर्कुलर हो गया, और ऑब्लिक क्या हो गया, डायगोनल। पहले भी ऑब्लिक सेप्टा वगैरह पढ़ा, समझ में आई बात? लॉन्गिट्यूजनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक, ये तीनों तरह की मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट। और इसी तरीके के आप मसल्स की लेयर अपने एसोफेगस में पढ़ो, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो हेल्प करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए। जब आपने खाना खाया तो अब आप यहाँ से धक्का तो नहीं दे रहे हो, खाना कैसे नीचे जा रहा है, समझो इस चीज को। तो जो हमारी एसोफेगस है उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, ओके, उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है। एक एनिमेशन यहाँ पे मैं लगाया है, मैंने लगाया, दिखाते अभी। नॉर्मली आप ऐसे अर्थवर्म को चलते हुए देखे होंगे, कैसे केचुआ कहते हैं कि रेंगता है, चल दौड़ता तो है नहीं, आप चाहे थपड़ियाओ उसको चाहे भगाओ वो मर जाएगा, लेकिन दौड़ेगा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी वो वाले ऑर्गन ही नहीं आए हैं। ओके, जरा सांप को ठोक के देखना, फिर वो बताएगा, उसके अंदर भी नहीं है।
लेकिन उसकी जो स्केली बॉडी है, जो स्लिपरी बॉडी है, उस पे वो मतलब स्केली बॉडी है, उससे वो स्केली सरफेस पे ही मूव करता है। सांप ऐसे चिकनी जगह पे चल नहीं पाता है, ठीक है, धीरे चलता है, स्लो चलता है। तो बेलो द एपिडर्मिस लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल, अब ये तीनों ध्यान रखना, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी तक जाएगा। आर प्रेजेंट, दीज आर एसिलोमेट, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, एसिलोमेट है, अभी कोई कैविटी नहीं। अब देखो किस तरीके से सिलोम का बनना आया होगा, जब ऑर्गन मिल गया तो ऑर्गन बड़े होते हैं, साइज में बढ़ रहे हैं, उस ऑर्गन को अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो वो रिस्ट्रिक्टेड, जैसे आपको कहीं एकदम धसा के ठूस दिया जाए, ना आप हाथ हिला पा रहे हो ना आप पैर हिला पा रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगले 10 साल तक आप ऐसे ही रह जाओ, तो आप उसमें कितना बढ़ो, तो आपकी रिटार्डेड ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो एरिया नहीं मिला। तो इवोल्यूशन में इसी की अडॉप्टेशन हुई और सारे ऑर्गन के चारों तरफ एक कैविटी दे दी गई कि ऑर्गन को जरा बड़ा करो, सिस्टम को बड़ा करो, ठीक है, ये सब सेपरेटली ऑर्गन को आपस में जोड़ दो और वो सिस्टम बन जाए। ये बात समझ में आई? इससे आ गई बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी क्या करती है, फ्री स्पेस देती है सारे ऑर्गन, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस देती है। समझ में आया बच्चों? इन बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स अ सॉलिड लूज, तो जो वो स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मेसोडर्मल टिश्यू, मेसेनकाइमा और पैरेन्काइमा। अब ध्यान रखना, पैरेन्काइमुला एक लार्वा आ चुका है, पैरेन्काइमा अपन मेसेनकाइमा के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, ओके, तो टर्म ध्यान रखना है, प्लांट वाला नहीं है, लेकिन एनिमल के केस में पूछा जा रहा है, मतलब फिलर, लिविंग सेल्स है और फिल कर दिया, ओके बच्चों। तो सपोज जहां जहां ऑर्गन नहीं है वहां वहां टिश्यू भरे होंगे, अभी कैविटी तो है ही नहीं, कैविटी होता तो हम मान लेते कि सिलोमिक फ्लूइड है वहां पे, तो टिश्यू भर दिए गए, सेल भर दिए गए, तो वही क्या है, सॉलिड लूज मेसोडर्मल टिश्यू, मेसेनकाइमा और पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट। क्लियर है? अब देखो ये एनिमेशन, आप देखो ध्यान से, देखो इसमें इसकी साइज कभी बढ़ रही है कभी छोटी हो रही है, कभी इसके पास ना हाथ है ना पैर है ना विंग्स है, कुछ नहीं है, तो इसने क्या किया, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उसकी साइज को छोटा कर रही है, सर्कुलर मसल्स उसकी विड्थ को छोटा कर रही है, डायमीटर को छोटा कर रही है, एंड ऑब्लिक मसल्स इन सबको बांधे रखने में काम कर रही है, और फाइनली फिर वो रिलीज हो गया, तो ऐसे बड़ा, ऐसे अपने को श्रिंक किया, और जब दोबारा खुलेगा तो थोड़ा आगे जाएगा, फिर श्रिंक किया, फिर और आगे, फिर श्रिंक किया, फिर आगे जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से जैसे आप खाना खाते हो तो पीछे इस साइड से उसको पुश किया जाता है और वो स्टमक तक इसी मूवमेंट से आगे बढ़ता जाता है। क्लियर? कभी कभी खाना खाने में देखा है, यहाँ पे अटका अटका सा फील आता है, बहुत तेज दर्द उठता है, पानी पीते हैं तो बिना चबाए खाते, तो इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है, मतलब खिसकेगा ही नहीं, इसलिए कहते हैं बढ़िया से च्यू करके उसको सलाइवा में मिक्स करके अच्छे से बोलस का फॉर्मेशन होना चाहिए, एंड देन उसके बाद उसका डीग्लूटिनेशन होना चाहिए, उसको इनगल्फ करना चाहिए। समझ में आया? तो ये मूवमेंट से ही खाना अपना आगे बढ़ता है, और यहाँ पे पूरा एनिमल आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? अब ये अर्थवर्म का क्या, क्योंकि आपको इसमें राउंड वाली विड्थ दिख रही है, बस हमने समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिया। समझ में आया? Digestive system is incomplete, blind sac body plant and without anus. But in tapeworm मतलब different pore नहीं होगा, एक ही pore से दोनों काम चलेगा. But in tapeworm, digestive system is completely absent. They absorb nutrient from the host directly through their body surface. Digested, okay? Digested food को वो absorb कर लेंगे. समझाया है मैंने? Skeleton, respiratory and circulatory systems are absent. स्केलेटन अब्सेंट होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे टर्जिडिटी होती है, जैसे आपने वो देखा स्टार्टिंग में एनिमेशन है, मूव कर रहा है, तो उसका एक आपको रिबन लाइक फ्लो दिख रहा है ना, इसका मतलब कुछ तो स्पेस, और वैसे लिविंग के अंदर स्पेस लेता ही है, वाटर स्पेस ले लेता है 60 to 70%। तो ऐसे केसेस में अगर आपको उसका कोई क्वेश्चन पूछता है कि वो बॉडी कैसे उस शेप को अटेंड की हुई है, दैट इज हाइड्रोस्केलेटन।
ओके, यहाँ पे हाइड्रोस्केलेटन टर्जिडिटी के फिनोमिना से काम करता है बेटा। जैसे टर्जिड पूरी सेल हो गई, उसी तरीके से आप ऐसे समझ लो कि जो भी अंदर सेल है उसके अंदर पानी भर गया, तो वो कैसे वर्क करेगा? हाइड्रोस्केलेटन की तरह। ये उसी तरीके से है जैसे आपने पाइप लगाया और नल को ऑन किया तो पाइप फुल जाती है, नल को ऑफ कर दिया तो पाइप पिचक जाती है। ठीक है, जब आपने कभी गार्डनिंग वगैरह में पानी वानी दिया हो तो ये सब चीजें ऑब्जर्व किया हो, तो वो क्या हो गया? हाइड्रोस्केलेटन रिजिड हो जाता है पानी के प्रेजेंस की वजह से। इज इट क्लियर? दे रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट लाइक पिनिया सोलियम वगैरह। Excretion occurs through specialized cells called flame cells. Very very important question. ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने बोला ना कि पहला पैराग्राफ पूरा एक ऐसे क्रोनोलॉजी की बात होगी, अलग अलग तरीके के किस किस फाइलम में क्या है उसकी बात होगी, और उसके बाद आपको ह्यूमन में एंट्री करके पढ़ा दिया जाएगा। प्रोटोनेफ्रेटिया मैंने बता दिया था, सोलेनोसाइट और नोट कर लो, ये बताया नहीं मैंने, तीनों एक ही चीज का नाम है। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, सबसे फर्स्ट। अभी किडनी अपना क्या आ जाता है? मेटानेफ्रीडिया में सबसे डेवलप, तो अभी क्या हो रहा है? प्रिमिटिव टाइप का है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया पूछ ले तो वो भी क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लेम सेल, स्पेसिफिक नेम है उसका। दे ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? बॉडी के वाटर सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करके रख। ओके, इट इज समहाउ रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब आप आगे आ जाते हो और डेवलप करते हो तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्लड के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ब्लड में वेस्ट मटेरियल है उसको प्यूरिफाई करता है, इसलिए आपने टर्म सुना होगा शायद हेमोडायलिसिस। अगर किसी के आसपास किसी का किडनी फेल्योर हुआ होगा तो आप देखे होगे कि उनको डायलिसिस के लिए ले जाया जाए। उस डायलिसिस में क्या होता है? रेगुलर इंटरवल पे उनको जाना होता है। किडनी काम नहीं कर रही है इसलिए पूरे ब्लड को निकाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है और फिर बॉडी में डाल दिया जाता है। फिर एक टाइम है कि उतने में फिर से ये बॉडी में इतने वेस्टेज आ जाएंगे और उसके बाद ये टॉक्सिक लेवल के ऊपर चले जाएंगे, फिर उनको उस ड्यूरेशन में बुलाया जाए। वैसे लोग सरवाइव तो कर जाते हैं, बस वो डायलिसिस का कॉस्ट और थ्रू लाइफ उनको डायलिसिस पे रहना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हीमोडायलिसिस। ओके, तो ये अभी पहला है प्रिमिटिव टाइप का, ये सिर्फ क्या कर रहा है? वाटर सॉल्ट बैलेंस कर रहा है। पीएच ऑब्वियसली इस पे पीएच रिलेटेड आ जाता है, इस पे टेम्परेचर भी आ जाएगा। तो बॉडी की जो भी अंदर की फिजियोलॉजी चलाने के लिए मेंटेन कंडीशन है वो मेंटेन होना शुरू हो गई। इज इट क्लियर? पूरी तरह में कोई मतलब नहीं था, पानी आ रहा था, पानी से चीजों को पकड़ ले रही थी कोइनोसाइट फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से, और फिर मेसेनकाइम में दे रही थी, अमीबोसाइट सबको पहुंचा दे रही थी। क्लियर? सिलेंट्रेटा थोड़ा सा आपका टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन को शो किया, गैस्ट्रो कैविटी आ गई वहां पे। फिर अभी आप क्या देख रहे हो कि अरे यहाँ पे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ रहा है, यहाँ पे तो हुक एंड सकर भी बन गए, यहाँ एंडोपैरासाइट की भी कंडीशन अडॉप्ट हो गई है, फ्री लिविंग की सेंसरी सिस्टम की भी कंडीशन आ रही है। ओके बच्चों, अब फ्लेम सेल को फ्लेम क्यों बोला जाता है? उसके स्ट्रक्चर के वजह से। दिस इज अ सेल, बल्ब जैसा दिख रहा है, आप बल्ब वगैरह लगाते हैं ना घर में, देखा होगा, तो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। या आप दिया जलाए होगे तो दिया की ऐसे फ्लेम बनती है, ऊपर पतली नीचे पतली बीच में थोड़ा सा नैरो, मोमबत्ती के ऊपर कहीं तो देखा होगा ना, वही फ्लेम हो गया, इसलिए इसका नाम आ गया फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो गया। तो अब आपको समझा ही दिया मैंने, ये ट्रांसवर्स जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल जा रहा है, लैटरल भी बोल सकते हो आप इसको, और आगे नर्व रिंग बन रही है जिसको आप ब्रेन है नहीं लेकिन बिगिनिंग है। ओके, तो इसको बेसिकली नर्व रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, ये जैसे देखा होगा कभी इस तरीके से, तो अगर आप कुछ ऐसा जोड़ोगे तो इन दोनों को पॉइंट पे जोड़ने के लिए भी कुछ लगाओगे ना, तो कुछ यहाँ पे भी एक्युमुलेट हुए हैं जो पेरी फेरी पे सप्लाई देंगे, ब्रांचिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गन होंगे वहां तक सप्लाई जा रही होगी। क्लियर है बच्चों? फिर ये पेरी फेरी, ये एंटीरियर दिख रहा है आपको,
ये पोस्टीरियर दिख रहा है। नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग, ध्यान देना, सिंगल नर्व रिंग फ्रंट में होती है, एंड लॉन्गिट्यूजनल नर्व कॉर्ड, टू मेन लॉन्गिट्यूजनल नर्व कॉर्ड रनिंग अलोंग द बॉडी। ये क्वेश्चन से बेटा ध्यान रखना, एक छोटा सा ऐसा अपना इमेज ड्रॉ कर लो और उसमें लिखो कि कहाँ नर्व रिंग है, तो एक ये याद रहेगा, कहाँ लॉन्गिट्यूजनल नर्व कॉर्ड है तो ये याद रह जाएगा। फिर लैडर लाइक स्ट्रक्चर सीढ़ी का कैसे बन रही है, ट्रांसवर्स नर्व की वजह से बन रही है, तो याद रहेगा। आपने क्या किया, नर्व नेट, हाइड्रा में क्या था, नर्व नेट, तो सारी जो नर्व फैली हुई थी उनको बांध दिया। जैसे ये क्या कोई सिंगल नर्व नहीं होगी, ठीक है, ये कुछ नर्व्स का कलेक्शन होगा, लेकिन हमने बांध दिया उसको, थोड़े एक रेगुलर इंटरवल पे नेचर में उसको बांधा गया। इज इट क्लियर? फिर उसको दोनों साइड से, क्योंकि बॉडी है तो बॉडी का कुछ तो एरिया होगा, तो दो बाउंड्री ले लिया गया, उस बाउंड्री के बीच में उसको बांधते चले, और इस तरीके से बांधते बांधते ये सब आपस में जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पे जाके सिविलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे जाके आपका नर्व रिंग बन गया, ब्रेन बनेगा ऐसे ही आगे जाके। आ रही बात समझ में? लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड के नंबर 2, और दोनों ही कहाँ पे अरेंज्ड है, वेंट्रल, वेंट्रल, यहीं पे एक वर्ड और लिख लेना, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व, वेंट्रल पोजीशन पे रहते हैं। और क्या बताएं, बस इतना ही काफी। अब रिप्रोडक्शन की बात वहां पे भी नहीं हुई तो यहाँ पे भी नहीं हुई, चलो अब सुन लो। बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन को शो कर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, वाई कॉम्प्लेक्स, अभी तक हम लोगों ने गैमेट बनने की बात की, ओके, अब वैसे स्पेसिफिक ऑर्गन आ गए जो गैमेट बनाएंगे, ऑर्गेनो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस करें, ओके, उनको क्या बोलते हैं बेटा, गोनैड्स। जैसे हम लोगों में वेल डेवलप्ड ओवरी और टेस्टिस होते हैं, मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी में फीमेल गैमेट बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, मेल गैमेट बनता है, तो ऑर्गन मिल गए, चैम्बर मिलने लगा कि तुम अब सिर्फ यही काम करो, तुम्हें जितनी एनर्जी चाहिए, जितना ब्लड वगैरह सप्लाई चाहिए, बस तुम अच्छे अच्छे गैमेट बना के प्रोड्यूस करो। इज इट क्लियर? तो उस तरीके का एक अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विद कंपैरिजन टू प्रीवियस फाइलम। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि बहुत टफ होगा या बहुत एकदम हम लोग की तरह डेवलप्ड होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब जस्ट प्रिमिटिव से कंपैरिजन करके कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड। इनको कहेंगे गोनेड्स, कभी कभी ओवरी और टेस्टिस भी कहते हैं, इस केस में भी, और कहते ही हैं इनफैक्ट गोनेड्स। कैसे समझोगे इसको, वेयर गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इतनी बार? गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, पहले जो वर्ड लगा है उसकी सिंथेसिस, ओके, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस के अंदर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। थोड़ा सा हम यहीं पे लिख दे रहे ताकि आपको आगे के लिए क्लियर हो। गैमेटोजेनेसिस के टाइप क्या हो जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन एंड oogenesis से ओवम का फॉर्मेशन या फीमेल एग का। दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो पहले भी हो रही थी, लेकिन उसको प्रॉपर एक ऑर्गन दे दिया गया, गोनैड्स दे दिया। तो गोनैड्स वर्ड याद रखना बेटा। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? अच्छा लास्ट, चलो देखो ध्यान से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है, मेल गैमेट ट्रेवल करके फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, अभी तक एक आध लार्वा पढ़ रहे थे, अब ये क्या है, मल्टी लार्वल स्टेज से जाएगा। आप एक मेरा टिप याद रखना, जितने भी पैरासिटिक डेवलपमेंट है
उनके नंबर ऑफ लार्वा होते हैं और अलग अलग, अगर वो डाइजेनेटिक है, ठीक है, अलग अलग जगह पे ग्रो कर रहा है, तो उसके इन्फेक्टेड पार्ट अलग होते हैं। मतलब जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा वो ह्यूमन में ही करेगा, कैटल में ही करेगा। समझ में आ रही है बात? जो बीच का इंटरमीडिएट वाला होस्ट होगा उसको इन्फेक्ट करने वाला दूसरा लार्वा होगा। दैट्स वाई क्या होता है, इसमें मैनी लार्वल स्टेज आएंगे। ये बात समझ में आई? तो लाइफ स्पैन लिंकिंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डाइजेनेटिक और एक ही होस्ट में पूरा कंप्लीट करके चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। वो डाइजेनेटिक है तो उसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में ही जाके कंप्लीट होगी। जैसे आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस के थ्रू आता है, मलेरिया को कॉज करता है। तो फीमेल मॉस्किटो के अंदर भी उसकी लाइफ साइकिल चल रही है और हम लोग के बॉडी में भी लाइफ साइकिल चलती है। मैंने बोला ना, पैरासाइट को नहीं पता कि वो हमें डिजीज कॉज करके आ रहा है, उसको अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी चाहिए। और फीमेल एनाफिलिस को अगेन उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारा खून चाहिए। दैट्स वाई दोनों हमारे पे डिपेंडेंट हो। अब आपको बचना है तो आप मलेरिया से मच्छर को भगाओ और बचते रहो, नहीं तो उनका तो नेचर ही वही है कि वो काटेंगे और हमारे खून को, इसलिए मेल एनाफिलिस से नहीं होता है। मैं छोटी थी तो मैं बहुत ये मेल और फीमेल कैसे पहचानते हो? और इतनी छोटी छोटी बातों को टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आई डोंट नो कहाँ से आते हैं टीचर लोग और कैसे गवर्नमेंट कॉलेज तक अपॉइंट हो जाते हैं। बट लिटरली मेरे टीचर ने मेरे को ये रिप्लाई नहीं दिया और वो मुझे ऐसे क्वेश्चन में बहुत डांटती थी। मुझे याद है, लेडीज थी वो, तो वो ऐसे ही बोली कि कैसे कैसे क्वेश्चन करती है। मैंने कहा ये मच्छर कैसे पहचानेंगे कि फीमेल काट रहा है मेल काट रहा है, उसको कैसे पता है कि मुझे यहाँ काटना है? भाई सिंपल सा रीजन है, जो हमारी ब्लड है वो फीमेल को रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए चाहिए, फर्टिलाइज एग डेवलप करने के लिए चाहिए, इसलिए वो फीमेल के अंदर ही वो डेवलपमेंट होता है। दैट्स वाई फीमेल काटती है और मेल काटेगा काटेगा, खून वून पीना काटता भी नहीं है, वैसे मलेरिया नहीं पहुंचता। इज इट क्लियर? तो दैट्स वाई जब भी आप पैरासिटिक पूछोगे और उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट ही वो फेज है जो अलग अलग होस्ट में चला होगा और तब वो दोनों होस्ट से इंटरेक्ट करके फाइनल एडल्ट में पैरासाइट है तो किसी होस्ट के अंदर वो पूरा डेवलप हो गया होगा। क्लियर है? इसलिए मेनी लार्वल स्टेज कंफ्यूज नहीं करना है। Some members like planaria possess high regeneration capacity. अभी आपने छोटे क्लास में लिखा होगा प्लेनेरिया रीजनरेशन, ठीक है। सपोज ये प्लेनेरिया, इसको यहां से कट किया, यहां से कट किया और यहां से कट किया, तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ए बी और सी बना लेगा, बी ए और सी बना लेगा, सी ए और बी बना लेगा। तो तीनों पार्ट से तीन नए प्लेनेरिया रीजनरेट हो जाते हैं। दैट इज नॉट ए फ्रेगमेंटेशन। बेटा ध्यान से सुनो, कई बार पढ़ोगे मेरे से और मेरे से ही पूछते रहोगे हर बार। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन देखने में एक जैसे लगते हैं, बट रीजनरेशन इज एक्सीडेंटल फिनोमिना, फ्रेगमेंटेशन इज फेवरेबल फिनोमिना। अपने वो खुद टुकड़े कर लेते हैं और फ्रेगमेंट में डेवलप हो जाते हैं। रीजनरेशन समहाउ किसी एक्सीडेंटल, किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से अगर उसमें फ्रेगमेंट हो गया है तो उसको रीजनरेट कहेंगे, और उस केस में वो जब अपनी पूरी बॉडी को डेवलप कर लेता है, दैट इज रीजनरेशन। हम लोगों में लीवर के अंदर हाईली रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट भाई बहन आपस में कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली में दे दिया जाता है। एक लीवर है लेकिन फिर भी दे देते। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो भी पार्ट आधा आधा एक पोर्शन जितना भी कट हुआ होगा वो पूरा एक टाइम दिया जाता है जिसमें उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रहना होता है पेशेंट को। दोनों पेशेंट हो जाते हैं, डोनर हो और एक्सेप्टर रिसीवर हो, ओके। फिर दोनों का लीवर डेवलप हो जाता है और उसके बाद उनका नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर रीजनरेट कर सकते, ओके, क्लियर है? तो रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन अब आगे कभी आया तो मैं नहीं बता। तो प्लेनेरिया, टीनिया, फेसियोला, सिस्टोसोमा। अब यहाँ पे नहीं खत्म होगा ये, थोड़ा सा आपको सबके डिटेल्स देखने, क्यों रीजन है वही कि कोई सबके अडॉप्टेशन अलग अलग है और सब आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आना चाहिए, ओके। ये जनरल नेम में बेटा पूछे जाते हैं, फेसियोला ब्लड फ्लूक, सिस्टोसोमा एंड लीवर फ्लूक। फेसियोला, टीनिया, सोलियम तो याद ही रहता है आपको, ठीक। अब इसकी भी दो स्पीसीज आएगी। नाउ कम टू फर्स्ट प्लेनेरिया।
फाउंड इन फ्रेश वाटर, एक्वेटिक है ये। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल ऐसे रात नहीं, ठीक है, मतलब डीप में रहेगा, अंधेरे में रहेगा, लाइट जहां कम पहुंच रही है उस जगह पे ये सस्टेन करेगा, इसीलिए इसके पास फोटो रिसेप्टर है, तो वो लाइट वाले एरिया से भागेगा। समझ रहे हो? आई स्पॉट जो है वो उसको लाइट वाले एरिया से दूर ले जाए। नॉर्मल कैनिबलिक, ह्यूमन का टिश्यू अगर खाने को मिल जाएगा तो खाएगा भाई, ठीक है। कैनिबलिस सुने, उसी से वर्ड है कैनिबलिस। नरभक्षी, नर समझ में आता है, ह्यूमन, भक्षी मतलब खाने वाले, ह्यूमन को ह्यूमन जब खाता है उसको बोलते हैं कैनाबलिस। ओके, जैसे ट्राइबल एरियाज में होता था पहले भी, अभी भी होता है कुछ। स्लो क्रीपिंग, धीरे मूवमेंट करेगा, ऑमनीवोरस है, ठीक है, अभी हमने यहीं पे देख लिया, कार्निवोर प्रॉपर्टी दिख गई। ऑमनीवोर, बोथ हर्बीवोर एंड कार्निवोर, मतलब वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट होंगे उन पे भी फीड कर सकता है, और जो जू प्लैंक्टन प्रेजेंट होंगे उन पे भी फीड कर सकता है। ओके बच्चों, हर्बीवोर में वाटर में है तो याद रखो फाइटोप्लैंक्टन। प्रोटिस्टा, कौन से? प्रोटिस्टा वाले एल्गी। अब फ्रेश और मैराइन के अकॉर्डिंग ये डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है। प्लैंक्टन मतलब होता है बेटा मूवमेंट, फाइटो मीन्स प्लांट, मूव करने वाले प्लांट। फिर से सोचो कि ये क्या बोल रही है मैम, पढ़ाया है मैम ने, डायनोफ्लैजेलेट एल्गी, फ्लैजेला होता है एल्गी के पास, मूवमेंट होता है, वॉलवॉक्स एल्गी, ठीक है, वॉलवॉक्स फ्रेश वाटर है, क्लेमाइडोमोनास फ्रेश वाटर है, तो उन सब जगह पे आपने पढ़ा है जो मूव करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन, जो एनिमल छोटे वाले हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं वो जू प्लैंक्टन में आ जाते हैं। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा आपका बाइनरी फिजन। अगेन देखिए, कभी रिप्रोडक्शन पूछे तो रीजनरेशन वहां ऐड नहीं कर देना, छोटी क्लास में जो पढ़ के आए। रीजनरेशन इज एक्सीडेंटल, तो शौकिया अपने को टुकड़े टुकड़े में नहीं बांट रहा, तो रीजनरेशन को शो करता है। तो फ्रेगमेंटेशन आए तो इनकरेक्ट ऑप्शन करके आ जाना। अब ये छोटे पॉइंट नोट करोगे तो होगा सॉल्व, नहीं नोट करोगे तो फिर ये जिस दिन आएगा उस दिन मैडम दोबारा बताएगी कि बेटा कैसे गलत हुआ, बेटा ऐसे गलत हुआ। क्लास जब पढ़ा रहे थे तब मैथ्स की बात सुन रहे थे तुम लोग, टाइम देख रहे थे कि कैसे दोस्तों से मिलेंगे 10 मिनट बाद। ओके, इसलिए नहीं होता। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, समझ में आ रहा है ना? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा तो ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा तो ऐसे। पैरामीशियम ट्रांसवर्स को शो करता है, यूग्लिना इसको शो करता है लॉन्गिट्यूडनल को, पैरामीशियम भी लॉन्गिट्यूडनल को शो करता है। ओके, अमीबा ट्रांसवर्स को शो करता है। किस एक्सेस पे वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है? प्लेन ऑफ एक्सिस इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। फेरिंग्स कैन बी इवर्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मसल्स हैं, इस वजह से फेरिंग्स अंदर और बाहर निकल सकते, जैसे अब यहाँ पे देखो आप, ये देखो निकला फेरिंग्स लास्ट में, दिख रहा है? फेरिंग्स वाला एरिया उसका बाहर आते हुए दिख रहा है, एकदम लास्ट में देखो थोड़ा। अब ये उसका ग्रोथ नहीं है, तो जब चाहे तो बाहर कर सकता है, जब चाहे तो अंदर कर सकता है, दैट इज इवर्टेड। तो प्लानेरिया, अब देखो बहुत सारी चीजें प्लानेरिया पे ही अपन ने पढ़ा है। रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमने पढ़ा कि ये वाला पोर्शन क्या है, एंटीरियर हो गया है, सेफलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, नर्व रिंग बन रही है, आई स्पॉट है, एंड देन ऑरिकल, यहाँ नहीं लिखा, ऑरिकल है। डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पे आपको नर्व्स दिख रही है, ये येलो वाला पोर्शन नर्व्स का है जो इस साइड से आपको क्लियर दिख रहा है, और डॉर्सल सरफेस पे आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिख रही है, एंड दिस इज ब्रांच। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटा, 4 बार आज ही बता दी। ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, एंड इनकम्प्लीट है, यहाँ भी मुंह नहीं बना है इसके, मुंह यहीं पे है। माउथ और एनस का काम यहीं से एंट्री, यहीं से एग्जिट। ओके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड लॉन्गिट्यूडनल वाली कितनी है? नंबर में 2 है। वेंट्रल सरफेस समझ में आ रहा है, पोस्टीरियर एंड समझ में आया, फेरिंक्स समझ में आया,
प्रोटोनेफ्रिडिया क्या शो कर रहा है, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट फ्लेम सेल। ओके, फ्लेम सेल्स दिखाया। अब देखो थोड़ा कंपैरेटिव, अभी बहुत डेवलप सिस्टम नहीं आया, दैट्स वाई जब तक सिस्टम नहीं पूछ रहा है तो आप नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। बट मैंने बोला ना कि हायर में इसको ले लेते हैं सिस्टम की तरह, क्योंकि कुछ तो जनरेट हो ही रहा है। तो ये आपको दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, डॉर्सल वाले साइड पे आपको दिखेगा, और ये फेरिंग्स, माउथ एंड ये ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। फिर नर्वस सिस्टम लैडर लाइक, ये ब्रांच्ड है, एक एक वर्ड में लिख रही हूँ जो क्वेश्चन है, ये लैडर लाइक है। एंड यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स है और कुछ पोर है जिसके सरफेस के थ्रू वो एक्सक्रीशन हो जाएगा, बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट हो जाएगा, दैट्स वाई पोरस हो गया ये फ्लेम सेल्स के साथ। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी एंड टेस्टिस, हर्मेफ्रोडाइट है, एक ही के अंदर दोनों दिख रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, और ये सबको पढ़ना है, सबके पास नोट्स होना चाहिए बेटा, नहीं तो सॉल्व नहीं होंगे पीवाईक्यूज। और ये ऐसे पीवाईक्यू जो पूछे जा सकते हैं, ये अभी ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी वाला लाइन नहीं याद करना है, लाइन ही याद करना है, वो वाले नहीं है। तो फेरिंग्स एक्सटेंडेड थ्रू माउथ, ऑरिकल, आई स्पॉट, ओवरी, स्पर्म डक्ट, जेनिटल, छोड़ो, वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड, ब्रेन, साइकस, ट्रांसवर्स नर्व, सब हो गया है ना। नेक्स्ट आ जाओ, लीवर फ्लू। लीवर फ्लू, ये है लीवर फ्लू, लीवर को खाने वाला हेलमिट। ओके, लीवर को खाने वाला हेलमिट वर्म है। लीवर फ्लू किस फाइलम में रिप्रेजेंट है, प्रेजेंट करता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, ध्यान रखना है, इसको आप उधर उठा के एस्केल्मिन्थेस में मत डाल देना, एस्केरिस है वहां, यहाँ पे फ्लैट है अभी लीवर फ्लू। लीवर फ्लू के दो होस्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक 4 पॉइंट है बेटा, ज्यादा नहीं लिखा है मैंने खुद ही। ओके, प्लेनेरिया क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसलिए थोड़ा उसकी इमेज वगैरह देखिए, यहाँ पे एकदम सीधा सुंदर। डाइजेनेटिक पैरासाइट, दो होस्ट चाहिए, प्राइमरी होस्ट शिप एंड गोट, सेकेंडरी होस्ट गार्डन स्नेल, प्लेनोर्बिस जिसपे ऐसे राउंड होता है वो प्लेनोर्बिस होता है, एंड जो इसपे शंख जैसा होता है वो लिम्निया होता है। ये क्या है, ये मोलस्का है बेटा, अभी आगे आएंगे। अगेन आप देख सकते हो होस्ट बाद में आने वाले हैं धरती पे, लेकिन इंटरेक्शन में वो प्रेजेंट है। ओके, एडल्ट फ्लूक इज फाउंड इन बाइल डक्ट एंड लीवर ऑफ शिप एंड कॉजेज लीवर रॉट, रॉटिंग कर दो, सड़ाने जैसा, एंड सिरोसिस, इन्फ्लेमेशन से ऊपर जाता है सिरोसिस, सिरोसिस से और आगे बढ़ेगा तो कैंसर। ओके, तो ये स्टेज होती है, जब हम ह्यूमन सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पे बात करें। अभी बस आप ये समझो, सिरोसिस, सिरोसिस इज अ लिवर सिरोसिस रिलेटेड टू लिवर, लिवर डैमेज हो रहा है। ओके, कैंसर नहीं है, सिरोसिस, तो जस्ट कैंसर के पहले वाला चीज आप समझो सिरोसिस, और सिर्फ जलन हो रही है, सिर्फ वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया, दैट इज इन्फ्लेमेशन, जो हेपेटाइटिस में बोलते हैं। आइटिस वर्ड आता है, अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी हम टर्म बता रहे हैं तो सुन लो। आइटिस वर्ड आता है इन्फ्लेमेशन से, कि जल रहा है। ओके, जलन फील हो रही है, ईचिंग हो रही है, मतलब अंदर का ईचिंग तुमको ऐसे खुजली जैसा नहीं दिखेगा, वो तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम पे इफेक्ट दिखाएगा, खाना नहीं पच रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। ओके, खाना नहीं खाया जा रहा है, तो धीरे 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 ये सब काम करते हैं, ऑल ऑफ सडन नहीं होता है, इससे क्रोनिक होते हैं। ओके, इन्फ्लेमेशन, आइटिस, एंड इन्फ्लेमेशन से ऊपर आता है तो टिश्यू डैमेज, सिरोसिस, और उसका इसका हाई अपर लेवल चला जाएगा तो कार्सिनोमा, कैंसर हो जाए। समझ में आया? बस ऐसे वर्ड सुन लो, अभी समझना नहीं है आपको बहुत ज्यादा। तो लीवर रॉट कॉज कर रहा है, लीवर फ्लू, फ्लू क्यों बोल रहे हैं ये ध्यान रहना चाहिए कि लीवर को डैमेज कर रहा है। दो होस्ट है, इतना याद रखना, बस इतना ही पढ़ना है। फ्री लिविंग नहीं है, एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट में भी दो होस्ट चाहिए इसको, तो डाइजेनेटिक पैरासाइट है। क्लियर है, ये दिख रहा है। सोज मेनी लार्वल स्टेज, अब हमने बताया जो इन्फेक्शिव स्टेज है वो इम्पोर्टेंट है, तो डिस्क्लेमर हम दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट लार्वा का नेम आपको आपके नोट्स में रहना चाहिए,
और जिस दिन लगे कि हाँ सब बायोलॉजी के प्रकार पंडित हो चुके हैं, नीट की एकदम बढ़िया तैयारी है, 360 में 350 तो आ ही जाएगा, एनसीईआरटी की सारी लाइनें याद है, भैया मेरे कहने से थोड़ा सा एहसान करना और ये सब चीजें भी एक बार देख लेना कि मैम ने बोला था कि अभी नीट वाला तो हो गया है प्रिपरेशन, एनसीईआरटी है, लेकिन अगर कहीं पीवाईक्यू से ऐसे क्वेश्चन उठे तो हमारे चले ना जाए। तो आप बॉक्स बना के रखो भले ही अपने नोटबुक में, लेकिन 2 से 4 बार पढ़ के जाना। मीरासीडियम इंटर्स इनटू स्नेल बॉडी, वैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो सुनो। स्नेल बॉडी में कौन सा लार्वल स्टेज एंटर करता है? आंसर आ जाएगा, 3 4 लार्वा के नाम आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा मीरासीडियम। इज इट क्लियर? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? स्पोरोसिस नेक्स्ट लार्वा है, कन्वर्जन हो रहा है स्नेल बॉडी के अंदर। लार्वल स्टेज स्पोरोसिट से रेडिया, रेडिया से कैरकेरिया, कैरकेरिया से मेटाकैरिया। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ जा रहा है। ओके, कौन कहाँ जा रहा है। ईटन बाय शिप एंड डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्लूइड। ओके, इसका मतलब शिप के अंदर ये एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। तो एडल्ट में कन्वर्ट होने के पहले लार्वल स्टेज शिप के अंदर एंटर की, तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट शिप मेटा कैरकेरिया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। सारा सीक्वेंस नहीं याद है तो 2 एटलीस्ट याद करो। एंड इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सेकेंडरी होस्ट स्नेल इज मेरासीडियम, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। बस हम भी फ्री। नेक्स्ट आ जाओ अच्छा वो लिवर फ्लूक हो गया। नेक्स्ट है सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक। ब्लड भी हमारा क्या है, लिक्विड है, टिश्यू है, एक तरीके का फ्लूइड टिश्यू है ब्लड। ब्लड ऐसा नहीं कि पानी भरा हुआ है, ब्लड इज ए काइंड ऑफ टिश्यू। तो ब्लड पे अटैक कर रहा है मतलब अगेन वो टिश्यू को खा रहा है। लीवर का टिश्यू कैसा हो गया बेटा, सॉलिड हो गया। लेकिन ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स के अंदर है कोई एंडोपैरासाइट, तो वो क्या करेगा, ब्लड को अटैक करेगा। इज इट क्लियर? और वो पैरासाइट्स ज्यादा हानिकारक होते हैं, ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है आपका एलिमेंट्री कैनाल का तो फिर भी लिमिटेड है कि माउथ से शुरू हुआ और एनस पे खत्म हो गया, लेकिन कोई चीज ब्लड में आ गई तो वो ब्रेन तक जा सकती है, वो आई तक आ सकती है। समझ रहे हो? और ब्लड की भी एपिथेलियम एंडोथेलियम जब हम पढ़ाएंगे तो पता है कि बहुत छोटे छोटे कुछ कुछ कहीं कहीं पे गैप बना सकते हैं और उससे वो मूव करके बाहर आ सकते। थोड़ा सा टिश्यू खाया ब्लड कैपिलरीज का और उससे वो मूव करके बाहर आ गया। तो जिस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई पहुंचेगी उस ऑर्गन में वो पहुंच गए। अब पहुंच गए तो फिर बल्ले बल्ले लार्वा डेवलप होगा, अपना अपनी पॉपुलेशन बनाओ, ठीक है, कॉज करो, फिर आती है डिजीज। इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा हाई जाता है। ऐसा नहीं कि आज आपने चाट पकौड़ी खाया और आज ही आपको कोई वर्म पहुंच के डिजीज कॉज कर दे, ठीक है। वो अपना टाइम लेगा, वो अभी भी पहले पॉपुलेशन बनाएगा, आपके इम्यून सिस्टम से लड़ेगा, सबसे जितने जितने अपने नंबर बढ़ा लेगा, तब जाके आपको कहीं ये वाले इन्फेक्शन अगर होंगे तो उसका असर दिखेगा। अच्छा देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं आपके ही बोलूंगी, तुमको कैंसर तक पढ़ाते पढ़ाते तुम ही को कैंसर कराओ। तो इसका डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं, मेरी कोई मंशा नहीं है कि किसी को यहाँ पे कोई डिजीज हो, लेकिन आपको हमेशा समझने के लिए यही रखना है, आपका लीवर, आपका लंग, आपका कैसे फंक्शन चल रहा है, वो कैसे डिस्टर्ब होगा तो डिजीज हो जाएगा। क्योंकि इससे अच्छे से समझ में आता है। आप जब जब इमेज करोगे ना तो आप थोड़ा सा उलझ जाओगे, लेकिन जब अपने पे बीतती है ना तो जल्दी याद हो जाती है, इसलिए वो हमेशा आपका ही चलेगा। फाउंड इन वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चा। यूनिसेक्सुअल लार्ज मेल कैर, मेल, इसका एक बड़ा अच्छा इन लोगों का जो एसोसिएशन है मेल और फीमेल का, वो आप इमेज में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से, मेल फीमेल से कभी अलग ही नहीं हो सकता, ये ऐसे ही डेवलप होता है, ठीक है। तो मेल के अंदर फीमेल वाला जिसका पैरासाइट इसी तरीके से हमेशा मिला रहता है। ओके बच्चा, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब 2 इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे, मेल अलग फीमेल अलग। लार्ज मेल कैरीज फीमेल इन अ ग्रूव गायनेकोफोरिक कैनाल, ठीक है, गायनेकोफोरिक कैनाल इंपॉर्टेंट है, और वेंट्रल साइड।
इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जब यूनिसेक्सुअल था तो उसके अंदर ये हिडन है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं, ये हिडन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे मैंने बोला मॉस्किटो, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेल वाला आ रहा है फीमेल वाला काट रहा है? तो वो डायमॉर्फिज्म नहीं है। ओके, लेकिन आप कॉकरोच बात करोगे तो जब हम कॉकरोच बताएंगे तब हम बताएंगे कि आप वहां पे देख के डिफरेंस कर सकते, जब आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? और हायर में तो हम देख ही रहे मेल फीमेल डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। तो जब तक डायमॉर्फ मतलब मॉर्फिज्म भी अलग अलग है तो उसको बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व टू होस्ट, अगेन डायजेनेटिक है। याद रखो प्राइमरी होस्ट मैन है इसका, ब्लड फ्लूक का, नॉट लिवर फ्लूक। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट गार्डन स्नेल, प्लानोर्बिस लैमिया, वही जो आप देख रहे थे। मीरासीडियम, स्पोरोसिस, कैकेरिया, सेम तरीके के लार्वल स्टेज हैं इसके। लार्वा एंटर्स, अब वहां पे अपने अपने फोकस शिफ्ट वगैरह पे किया हुआ है। यहाँ पे ह्यूमन पे फोकस करेंगे। इंटर्स ह्यूमन बॉडी बाय बोरिंग इन स्किन। बोर वाला नहीं है ये, छेद करना। ठीक है, कैसे होता है? जैसे आप बिना चप्पल के आप गार्डन में घूम रहे हो, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, निकाल दिया उन्होंने अपना स्लीपर, निकाल दिया शूज, निकाल दिया, मस्त खेलने में लगे हैं, तो उनके मिट्टी चिपक रही है। मिट्टी चिपक रही है तो वो वहां पे अटैच हो सकता है, उसका लार्वल स्टेज अटैच अटैच हो जाएगा। तो लार्वा के अंदर कैपेसिटी है कि वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर दे। मोस्ट ऑफ द जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो फूड, या तो वाटर, या तो सॉइल, एयरबॉर्न नहीं होंगे। ठीक है, एयर वाले दूसरे, आपके बैक्टीरिया और वायरस जाएंगे एयर में। समझ में आ रहा है? तो या तो आपने खाने में बढ़िया उनको खा लिया गलती से, या तो आपने यूं ही कहीं गए और पानी पी लिया, या तो पानी पूरी खा ली। ठीक है, आधे तो बीमारी वही लेके बैठा होता है पानी पूरी, लेकिन सभी खाते हैं उसको। तो पानी पूरी खा ली, पानी पी लिया, तो आपके ड्रिंकिंग वाटर के जरिए चला जाए अंदर। इसलिए बोलते हैं मेडिकल करते करते तुम ये चीजें सीख जाओगे। मेडिकल स्टूडेंट कभी इधर उधर के पानी नहीं पीते हैं, न कभी इधर उधर खाना खाने जाते हैं। बस उनका अपना कैंटीन, अपनी दुनिया, अपने को क्योंकि हेल्दी रखना होता है। अब वो इतनी तरीके के, अभी तो मैं तुम्हें दो चार इमेज अगर दिखाऊं तो तुम शायद कह दोगे कि मुझे करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ ऐड कर दी तो थोड़ा डर जाओ तुम। कभी मैगी नहीं निकल रही है, एस्केरिस निकल रहा है, एस्केरियसिस हो रखा है बंदे को। तो ऐसे काम करने पड़ेंगे ना। डॉक्टर बन रहे हो तो अगर सर्जन बनना है तो ये सब करना पड़ेगा, और एमबीबीएस कर रहे हो तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आ ऊ निकला ना अभी, ये आ ऊ नहीं निकलना चाहिए, वहां पे आपको काम करना है। इसलिए अभी से हेल्दी हैबिट बनाओ। पानी, खासकर पानी, पानी हमेशा साथ में लेके चलो, बाहर बाहर नहीं पीना। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो लार्वा एंटर्स ह्यूमन बॉडी। अब क्योंकि ये एक्वेटिक है, ये अभी जो मैंने तुम्हें सॉइल वाला एग्जांपल दिया, दैट इज अबाउट कि वो पैरासाइट जैसे एस्केरियसिस हो गया, जैसे ट्रिपैनोसोमा हो गया, तो ये पैरासाइट सॉइल से आ सकते हैं, लेकिन ये खुद ही एक्वेटिक है, या कहीं सोर्स इसका जो है वो एक्वेटिक है, आसपास वाटर बॉडीज में है, वाटर बॉडी में चला गया किसी वे में। ठीक है, सॉइल में था, वाटर में चला गया, तो इसके मैक्सिमम चांसेस क्या है, वो लोग जो नदी तालाब में नहाते हैं उनकी बॉडी में ये एंटर कर जाता है बाय बोरिंग इन स्किन। स्किन में पोर करना। ओके, वाटर को निकालने के लिए अपन बोलते हैं घर में बोरिंग चल रही है, वहां बोरिंग चल रही, मशीन चल रही, वही बोरिंग मतलब छेद करना, पोर करना इन स्किन बाय बाथिंग इन पॉन्ड्स। इट डैमेजेस। अब फिर ब्लड में आया तो लीवर एंड कॉजेज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। देखो ब्लड है तो लीवर हो सकता है, ये अगर ब्लड फ्लूक लीवर के लिए पूछ रहा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, मैंने बताया। ब्लड है तो वो देखो फेवरेट फेवरेट जगह क्या है, लीवर, स्प्लीन। ठीक है, ये फेवरेट जगह है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद ब्लड के थ्रू वो बाकी लंग्स वगैरह में चला गया तो डैमेज हो जाएगा। अभी जैसे एक आगे इमेज था, लोहा लोहा का था, आंखों में वर्म्स, आई वर्म बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चा, एंड कॉजेज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, सिस्टोमा से कॉज हुआ है, आइसिस लगा दो, सिस्टोसोमियासिस। बस इतना ही याद रखना, ये याद रहा तो ठीक है, नहीं तो सिस्टोसोमियासिस याद रहना चाहिए।
तो डायमॉर्फिज्म आपको दिख रहा है, ये फीमेल है पतली दुबली वाली, ये मेल है जिसके कैविटी कैनाल बनेगा, गायनिकोफोरिक कैनाल। इस कैनाल में फीमेल को ये होल्ड किया जाए। नाउ अपना फेवरेट वाला टीनिया सोलियम आ जाओ, जिससे क्वेश्चन मेन प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम और आपका लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक से बस आपको लार्वा के नाम और डिजीज का नाम इतना याद है, ज्यादा मेहनत नहीं। बॉडी डिवाइडेड इनटू वन हेड और स्कोलेक्स। आप देखो इसका जो हेड वाला पोर्शन स्टार्टिंग में दिखाया था, दैट इज स्कोलेक्स, माउथ नहीं होता है। स्कोलेक्स टर्म्स पूछा गया है। स्कोलेक्स इज रिलेटेड टू विच फाइलम, विच एनिमल, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये दिख रहा है इसका स्कोलेक्स तो धस गया, ये अपनी गट की इनर वॉल है। ये रियल इमेज है बेटा, एंडोस्कोपी बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक, जब ऊपर से कैमरा लगा हुआ ट्यूब जाता है और वो आपके पूरी डाइजेस्टिव कैनाल को चेक करते हुए आगे तक वो दिखता है, स्क्रीन पे दिखता जाएगा वो जैसे जैसे जाएगा। ओके बच्चा, इसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। ओके बच्चा, तो उसमें दिख रहा है ये बढ़िया, यहाँ पे हुक लगा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत खाते पीते हैं लेकिन ना वेट बढ़ रहा है ना उनका रूटीन सही रह रहा है, बीमार बहुत पड़ते हैं, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए। जैसे हम लोगों के केस में ऐसा था, हम जेनेटिकली हम कभी बहुत मोटे नहीं हुए, ठीक है, मोटे होने वाला जीन है हमारे, हमारी मम्मी मौसी सबको देखोगे तो तुम एक एक बढ़िया वाली बिल्डर बॉडी बिल्डर लोग, लेकिन हमारा कभी भी जीन वैसा नहीं हुआ। तो पापा मेरे टाइम टाइम पे उनको डिवॉर्मिंग कराते थे, और उसका वैसे वो फैक्टर नहीं था, उसका मेन फैक्टर ये था कि वो जो अर्ली निमोनिया हो जाता है जिन बच्चों को, तो 4-5 महीने के हम थे तभी हमको निमोनिया हो, तो उस वजह से मेरा ये सब चीजें डाउन हुआ। लेकिन अच्छा ही है, जो भी था, इम्यून सिस्टम अच्छा। तो उन सब केसेस में उन बच्चों को डिवॉर्मिंग कराया जाता है टाइम टू टाइम, कि क्यों नहीं लग रहा है। जैसे कृषु का भी बहुत ऐसा वेट वेट नहीं बढ़, तो उसको भी मैं टाइम टाइम पे कराती रहती हूँ। ओके बच्चा, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। अब ये बेटा टेपवर्म का है, ये आपको भूलना नहीं है, आगे चलेगा। तो एक तो ये स्कोलेक्स वर्ड, दूसरा ये एपोलाइसिस। ओके, एंड स्ट्रोबिलेटेड अपन ने बताया आपको, ये लॉन्ग स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिलिएशन या स्ट्रोबिलिएटेड फ्रेगमेंट होते हैं। ओके बच्चों, अब सुनो यहाँ पे थोड़ा, नेक फॉर फॉर्मिंग न्यू प्रोग्लॉटिड्स। तो नए जो प्रोग्लॉटिस्ट होंगे, मतलब देखो कोई चीज सेगमेंटेड है तो वो ग्रो कर रही है, तो वो किधर से ग्रो कर रही है, नया वाला सेगमेंट इधर बनने वाला है या इधर ऐड हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होता है, पीछे के साइड में ऐड होता है। अर्थवर्म में आप इधर नंबर बढ़ाते जाएंगे, अर्थवर्म के क्वेश्चन उनके सेगमेंटेशन से आते हैं। ओके बच्चे, तो नेक फॉर फॉर्मिंग न्यू प्रोग्लॉटिड्स, नए प्रोग्लॉटिड्स को ऐड करने के लिए लॉन्ग स्ट्रोबिया अप्रॉक्स 850 प्रोग्लॉटिड्स। एक एक जो अच्छा, एक एक जो चैम्बर है उसको प्रोग्लॉटिड्स इज करेक्ट वर्ड। स्ट्रोबुलेशन मतलब पूरी बॉडी सेगमेंटेड एक्सटर्नली, दैट इज स्ट्रोबुलेशन। और जो वन होगा वो होता है प्रोग्लॉटिड्स। और इन ग्लॉटिड को रिलीज करना, मतलब इट इज लाइक कि कहीं पे फंस गया तो वो छोड़ देगा उसको, वो पूरी बॉडी खींचने में नहीं लगेगी, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जैसे देखो कभी आपने छिपकली देखी है बिना पूंछ के, वो क्या होता है ना, कहीं पे एक्सीडेंटली आप दरवाजा बंद किए हो या कहीं उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी पूंछ फंस गई, तो वो अपनी पूंछ को लेने के लिए रुकेगी नहीं, पूंछ को छोड़ के चली जाएगी। और टेल वाले पोर्शन का रीजनरेशन होता है, हाथ को छोड़ने से नहीं होगा। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, रेप्टाइल का है बेटा ये पार्ट। टीनिया सोलियम इज ह्यूमन गट पैरासाइट, बात की अपन ने इसमें, अटैच टू इंटेस्टाइनल वॉल बाय हुक एंड सकर, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, हर्मेफ्रोडाइट होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को शो करेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्रॉस नहीं है। लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व इनटू टू होस्ट डाइजेनेटिक, प्राइमरी होस्ट मैन, सेकेंडरी होस्ट पिग। एपोलाइसिस डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड, ग्रेविड मतलब पुराने बिना काम के, ठीक है, एक तरीके से आप सेनेसेंस समझ लो इसको। प्रोग्लॉटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवर्म, ये कहां से होगा, जिस साइड से, पीछे के साइड से।
क्योंकि आगे की तरफ से न्यू ऐड, और आगे की तरफ से स्क्रोटम से नहीं ऐड हो रहा, नेक है, ये वाले पोर्शन पे ऐड ऑन हो रहा है बेटा। अब आप इसकी साइज भी देख के अंदाजा लगा सकते हो, ये बड़ा है ना, या मैच्योर हो चुका है, समझ में आ रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ये ऐड हो रहा होगा, ये भी अगेन क्वेश्चन है। तो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, जिसमें काम धाम चल रहा है, ज्यादा इस पे लोड पड़ेगा तो ये इसको छोड़ता जाएगा। और इसी तरीके से अरेंजमेंट आपका दिख रहा था, खूब कॉयल हुआ होगा, तो वो इमेज आपको दिख रही थी, 56 फीट तक का उसका साइज हो गया। ओके बच्चों, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, ऑन्कोस्फेयर, ये सारे लार्वा आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है। हेक्साकैंथ, ब्लैडर वर्म एंड सिस्टिसेरस। मैन गेट्स इन्फेक्शन बाय सिस्टिसेरस। अब ये मैंने तुम्हें जो बताया, अंडर पॉर्क कंटेनिंग इंसिस्टेड लार्वा, इंसिस्टेड मतलब उसकी पास सिस्ट होगी, ठीक है, कवरिंग होगी अपने को प्रोटेक्ट करने के, तो इंसिस्टेड लार्वा। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट मैन था सिस्टिसेरस या सिस्टिसेरकाई। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट ऑन्कोस्फेयर। इट कॉजेज द डिजीज टेनियासिस, ठीक है, आइसिस मतलब इन्फ्लेमेशन का स्टार्टिंग, एंड सिस्टिसर्कोसिस क्योंकि ये इन्फेक्टिव एजेंट है, तो सिस्टिसर्कोसिस ह्यूमन में आ रहा है। ये ध्यान रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ और नहीं पढ़ना है तो बस डिजीज का नाम और लार्वा का नाम, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो उसका सेकेंडरी होस्ट है वहीं पे जाके वो डेवलप्ड होगा पूरा का पूरा। ओके, क्लियर है? बस खत्म हो गया, एक और होना चाहिए ना, प्लेटफॉर्म, प्लेनेरिया, रिवर, हाँ हो गया, 4 हो गया, ठीक। चलो, प्लेनेरिया, फेसियोला, ये इमेज और ये इमेज आपके एनसीईआरटी में, मैच्योर प्लोकोटिस्ट एंड नेक, ये माउथ वाला पोर्शन, ये हम आपको शेयर कर देंगे, ये आप बना लेना। डिवीजन, क्लासिफिकेशन में सिर्फ आपको इतना देखना है, फाइलम और क्लास, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। फेसियोला ध्यान रखो, ट्रिमेटोडा, और जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है उसको सिस्टोडा बोलते हैं, और सिस्टोडा का मेंबर है टीनिया। ओके बेटा, एंड टर्बिलेरिया जो फ्री स्विमिंग है वो आते हैं टर्बिलेरिया में। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, एब्सेंट है, वो है बेसिस। डाइजेस्टिव सिस्टम सुन लो जरा, 2 मिनट और दे दूं। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस सीलिया, जो एपिडर्मिस पे सीलियरी अरेंजमेंट पे बात किया अपन, उस पे बेस्ड है क्लासिफिकेशन। बाकी ज्यादा आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना नहीं, तो जहां जहां अपने एग्जाम्पल आएगा ना वहां पे आप बस क्लास का नाम लिख के मेंशन कर देना, दिस इज क्लास में। चलो वो हम शेयर कर देंगे, आप कर लेना। अब एनसीईआरटी सुन लो। They have dorso-ventrally flattened body covered, hence are called flatworm covered. These are mostly endoparasite covered. In animals, including human beings, same line था. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, acoelomate animals covered with organ level of organization. अब देखो एनसीईआरटी में organ level बोला है, तो आपको organ system नहीं जाना है, ध्यान रखना, organ level एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ध्यान नहीं देना कि मैडम ने तो ऑर्गन सिस्टम भी बोला था कि हायर होते हैं, दिखा भी दिया था प्लेनेरिया के बढ़िया बढ़िया सिस्टम, ठीक। तो एनसीईआरटी अभी नहीं बात कर रही है। हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, दिस इज क्वेश्चन, सारी लाइन क्वेश्चन ही है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, मेंशन है एनसीईआरटी में, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब इस लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट पाओगे आप जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, दैट्स वाई यहाँ पे एक बार मार्क कर लो, फिर अपन आगे बात करो। इसलिए मैंने बोला दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्मेफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, तो थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। Some members like Planaria possess high regeneration capacity, समझा इसको अपन ने, एग्जाम्पल हो गया टेनिया, टेपवर्म,
फैसियोला लिवर फ्लू। ऐसे ही खत्म करना होता तो अच्छे से हो जाता। तो प्लेटी हेलमिंथेस यहाँ पे खत्म बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका एस्केलमेंथ।